नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 75वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम आजादी की 12 अनसुनी नायिकाएं में, जिसमें हम बात करेंगे उन अनजानी नायिकाओं की, उन वीरांगनाओं की जिन्होंने अपने जीवन में खतरों और साजिशों को झेलते हुए अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे बहुत से अनसुने नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन आज शायद ही कोई उनके बारे में जानता हो। इतिहास की किताबों में भी इन्हें जगह नहीं मिल पाई। स्वतंत्रता संग्राम की वो नायिकाएं जिनके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, जिनके साहस और बलिदान की यादें हमारी स्मृति से धुंधली हो चुकी है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में आंदोलन में कई ऐसी वीरांगनाएं रही जिनके योगदान को इतिहासकारों, लेखकों ने नजरअंदाज किया। स्वतंत्र भारत की हर पीढ़ी की आजादी इन्हीं के संघर्षों और बलिदानों की विरासत है। ऐसे में जरूरी है हर आने वाली पीढ़ी को इन अनकही, अनसुनी वीरांगनाओं के महान बलिदानों और शौर्य गाथा से परिचित कराया जाए, कृतज्ञता पूर्वक उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि इन गुमनाम वीरांगनाओं के बारे में देश के सभी लोगों को और खासकर बच्चों को पता लग सके, ताकि उनके मन में राष्ट्र प्रेम की, देश के लिए समर्पण की भावना जगाई जा सके। चलिए इसके साथ करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। जी हाँ, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गुमनाम वीरांगनाओं की आज बात होगी, जिनके विलक्षण शौर्य प्रसंगों के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। सबसे पहले बात शिवदेवी तोमर, उनकी बहन जयदेवी तोमर, रानी चेन्नम्मा और मातंगिनी हाजरा की। ये रिपोर्ट देखिए। वीरांगना शिवदेवी तोमर अंग्रेज फौज के दमन का बदला लेने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ौद की 16 साल की बालिका शिवदेवी तोमर ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जिन्होंने अंग्रेजी सेना के दमन का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए थे। दरअसल 10 मई 1857 को हिंदुस्तानी सैनिकों ने मेरठ कैंट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही इस विद्रोह की आग आसपास के गांव, शहरों तक फैल गई। बड़ौद के बाबा शामल सिंह तोमर ने इलाके पर घेरा डाल लिया और आजादी घोषित कर दी। कहा जाता है 18 जुलाई 1857 को अंग्रेज फौज बड़ौद पहुंची और हमला कर दिया। भीषण युद्ध में शामल जाट वीर गति को प्राप्त हुए और हमले में अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अनुमान के अनुसार 30 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया, पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। गांव को बुरी तरह से लूटा गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। यहाँ ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने गांव का रसद पानी बंद कर दिया। अनाज, जानवरों, फसलों और संपत्ति पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। 16 वर्षीय शिवदेवी तोमर ने अपनी आंखों के सामने अपने गांव वालों पर ये भीषण अत्याचार देखे। प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक थी। वो और उनकी मित्र किशन देवी ने क्षेत्र के कुछ नौजवानों को एकत्रित किया और बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने बड़ौद में तैनात अंग्रेजी टुकड़ी पर जोरदार हमला बोला। अचानक हुए आक्रमण से अंग्रेज सैनिक घबरा गए और वहां से भाग गए। विभिन्न स्रोतों के अनुसार हमले का नेतृत्व शिवदेवी तोमर ने खुद किया था और कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बेहतर हथियार होने के बावजूद अंग्रेज सैनिक इस हमले का सामना नहीं कर पाए। शिवदेवी तोमर की टुकड़ी का हमला इतना तेज था कि अंग्रेज बड़ौद छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। कहा जाता है हमले में शिवदेवी तोमर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गई। जब गांव वाले उनके घावों का उपचार कर ही रहे थे, तभी एक अंग्रेज टुकड़ी वापस लौटी और उसने उस घायल युवा वीरांगना पर एक के बाद एक कई गोलियां दागी। युवा वीरांगना ने मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए शहादत का वरण किया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वीरांगना जयदेवी तोमर। लेकिन शिवदेवी तोमर की शहादत व्यर्थ नहीं गई। कहा जाता है उनकी 14 वर्षीय छोटी बहन जयदेवी तोमर ने अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। उन्होंने गांव के युवाओं को ललकारा, अगल बगल के गांव के युवाओं का दल बनाया
लखनऊ तक अंग्रेज टुकड़ी का पीछा किया और उसने गंगोल गांव में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए लिसाली गांव के 22 क्रांतिकारियों के छलनी किए गए शरीरों का तथा गोलाना के 14 वीरों के पेड़ों पर लटकाए हुए शवों को भी देखा। फिर भी वो डरी नहीं। वीर बालिका जयदेवी तोमर अंग्रेजों के रिसाले का पीछा करती रही, गांव में घूम घूम कर युवक युवतियों में जोश पैदा करती रही। जयदेवी के साथ लगभग 200 क्रांतिकारियों का जत्था चलता था। इन्होंने अंग्रेजों का लखनऊ तक पीछा किया, लेकिन अंग्रेजों को जयदेवी की खबर तक नहीं लगी। इस बीच इस वीर बालिका ने मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा आदि जिलों में भी क्रांति की अलख जगाई। लखनऊ में जयदेवी ने अपने क्रांतिकारी दस्ते द्वारा अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारी के बंगले की खोज की। कई दिनों तक अंग्रेज अधिकारी को मारने की कोशिश होती रही। लखनऊ में उन्हें छिपकर रहने और खाने की भारी परेशानी हुई, लेकिन एक दिन बंगले में टहलते हुए अंग्रेज अफसर का सिर जयदेवी तोमर ने अपनी तलवार से उड़ा दिया। उसके अनुयायियों ने अंग्रेज सैनिक को मार गिराया, बंगले को आग लगा दी। इस क्रांतिकारी कदम ने अंग्रेजों को झुंझला दिया। कपड़ों पर लगे खून के निशान से अंग्रेज जयदेवी तोमर को पहचान गए और उसकी देह को लखनऊ में पेड़ से लटका दिया गया। अंग्रेजों के भयंकर आतंक के बावजूद क्रांतिकारियों ने उनकी लाश को दफनाकर उस पर चबूतरा बनवा दिया। यहाँ देशभक्त आज भी सिर झुकाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज भी जयदेवी की लोक कथा सुनाकर बालिकाओं में वीरता का संचार किया जाता है। रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को हुआ। उनके पिता मैसूर के महाराजा और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। रानी चेन्नम्मा उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म का विरोध करने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उनके साहस और वीरता की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कर्नाटक में, उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। ब्रिटिश अधिकारियों की मनमानी को देखते हुए रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को संदेश दिया, मगर किसी ने इस पर सुनवाई नहीं की। साल 1824 में उनके पति और बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ब्रिटिश अधिकारी उनके बहुमूल्य आभूषणों और जेवरातों को हथियाना चाहते थे। पति और बेटे की मृत्यु के बाद रानी ने साल 1824 में शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद अंग्रेजी सेना ने रानी चेन्नम्मा पर हमला कर दिया और 21 फरवरी 1829 को रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा भारत की क्रांतिकारी थी। उन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। वंदे मातरम का घोष करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकाले गए। जब एक ऐसा ही जुलूस मातंगिनी के घर के पास से निकला तो उन्होंने बंगाली परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उसका स्वागत किया, तो वो भी जुलूस के साथ चल दी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई। वहां मातंगिनी ने सबके साथ स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए, तो उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडे लिए डटी थी। वो ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुंच गई। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगिनी उसमें भी कूद पड़ी। मातंगिनी ने गांव-गांव घूमकर 5000 लोगों को तैयार किया। सब दोपहर में सरकारी डाक बंगले पर पहुंचे, तभी पुलिस की बंदूकें गरज उठी। मातंगिनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर नारे लगवा रही थी। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में थाम लिया, तो तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में और तीसरी उनके माथे पर लगी। मातंगिनी का मृतदेह वही लुढ़क गया। इस बलिदान से पूरे क्षेत्र में इतना जोश उमड़ा कि 10 दिन के अंदर ही लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़कर वहां स्वाधीन सरकार स्थापित कर दी, जिसने 21 महीनों तक वहां काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की जुबान पर ही नहीं बल्कि एक विचार, उनकी जुनूनी भावना उनके रगों में दौड़ रहा था, और वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, तन मन धन से आजादी की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को भगाया जाएगा। इसी कड़ी में अब बात वीरांगना सरस्वती राजामणि की, बेगम हजरत महल, उमाबाई कुंदापुर और उदा देवी की।
देखिए। वीरांगना सरस्वती राजामणि। सरस्वती राजामणि एक ऐसी नायिका जिनकी वीरता और बुद्धिमानी को पहचाने जाने, उनको उनकी प्रतिष्ठा दिलाए जाने की आवश्यकता है। ये महिला थी भारत की सबसे कम उम्र की जासूस। 16 साल की सरस्वती राजामणि, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए के खुफिया विभाग के लिए सूचनाएं जुटाने का काम किया। राजामणि ने सन 1927 में बर्मा में एक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्म लिया। सरस्वती के पिता जाने माने खदानी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने की वजह से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो परिवार के साथ ही बर्मा में रहने लगे। जैसे जैसे सरस्वती बड़ी हुई, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में सुना। जहाँ वो पूरे दिल से स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करती थी, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस के ही शब्द थे जिन्हें सुनकर उनके दिल में आजादी की लड़ाई में सीधा भाग लेने की अलग जगी। सरस्वती सिर्फ 16 साल की थी जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और सुभाष चंद्र बोस आईएनए के लिए फंड और स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए बर्मा आए। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी और भारतीय नेशनल कांग्रेस की तरह अहिंसा का रुख न अपनाते हुए सभी से आगे बढ़कर भारत की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने को कहा। बोस के ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर सरस्वती ने अपने सभी सोने और हीरे जड़ित मूल्यवान आभूषण आंदोलन के लिए आईएनए को समर्पित कर दिए। उनका ये असाधारण उदार कृत्य नेताजी की नजरों से बच नहीं पाया। जब नेताजी को इस बारे में पता लगा तो वो अगले ही दिन सरस्वती के घर उनके सारे आभूषण वापस करने पहुंचे। लेकिन एक किशोरी की दृढ़ता को देखकर सुभाष चंद्र बोस प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने राजामणि से कहा, लक्ष्मी आती है और जाती है, लेकिन सरस्वती नहीं। आपके पास माँ सरस्वती जैसी बुद्धिमता है, इसीलिए आज से मैं आपका नाम सरस्वती रखता हूँ। इस तरह से राजामणि अब सरस्वती राजामणि के नाम से जानी जाने लगी। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका की बात करें तो बेगम हजरत महल 1857 में हुई आजादी के पहले युद्ध में अपनी बेहतरीन और कुशल संगठन की शक्ति से अंग्रेज शासन के छक्के छुड़ाने में समर्थ थी। देश को अंग्रेजों से बचाने के लिए एक बहादुर और जाबाज योद्धा की तरह युद्ध लड़ी और सभी प्रकार के क्रांतिकारी कदम उठाकर ब्रिटिश शासन को अपनी शक्ति का परिचय दिया। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली पत्नी बेगम थी, जिन्हें अवध की महारानी और आन बान शान माना जाता था। ब्रिटिश हुकूमत के सामने महिला क्रांतिकारियों ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेगम हजरत महल का इतिहास के पन्नों पर नाम छपवा दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ लुटवाकर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा से ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त कर उसे अपने हाथों में ले लिया। कहा गया कि रानी सबको उचित सम्मान देगी, लेकिन बेगम हजरत महल ने रानी विक्टोरिया की घोषणा का विरोध किया। उन्होंने प्रजा को उसकी खामियों से परिचित करवाया। लखनऊ में करारी हार के बाद वो अवध के देहातों में चली गई। वहाँ से भी क्रांति की चिंगारी चरम सीमा तक सुलगाई गई। बेगम हजरत महल और महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिक छावनी में तमाम महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने फौजी वेश अपनाकर तमाम महिलाओं को तोप, गोले और बंदूक चलाना सिखाया और जमकर अंग्रेजों से युद्ध किया। आज भी उनकी कब्र का मकबरा उनके त्याग और बलिदान और उनकी वीरता की अमर याद दिला देती है। वीरांगना उमाबाई कुंदापुर। उमाबाई कुंदापुर गांधीवादी युग की महिला स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी थी। वो बॉम्बे से आई थी और 1923 में हुगली में बस गई। उनके पिता खुद एक राष्ट्रवादी नेता थे।
उन्होंने युवा उमाबाई को सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि दुर्भाग्य से जब वो कम उम्र में विधवा हो गई तो उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में बिताने का मन बना लिया। मुंबई में उनके प्रवास ने कांग्रेस के महान राष्ट्रवादी नेताओं के भाषणों को सुनने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने उस समय तक सरस्वती महिला समाज का आयोजन कर लिया था। उमाबाई उन लाखों लोगों में से एक थी जो महात्मा के चुंबकीय प्रभाव में आई और स्वतंत्रता के संघर्ष में उनकी रुचि लगभग एक पंथ बन गई और जी जान से वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गई और आखिरी सांस तक अंग्रेजों को छकाती रही। वीरांगना उदा देवी। अकेले ही 30 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराने वाली एक भारतीय वीरांगना। उदा देवी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से कुछ ऐसे ही नामों का आज हम जिक्र कर रहे हैं जिनके त्याग और बलिदान से आज हम सबको इस आजाद हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में अब बात दुर्गा भाभी, नेली सेनगुप्ता, रानी गिडालू और उषा मेहता के शौर्य की। देखिए। वीरांगना दुर्गा भाभी। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलॉसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी नाम से मशहूर दुर्गा देवी बोहरा ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। सन 1928 में जब अंग्रेज अफसर सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह और राजगुरु लाहौर से कलकत्ता के लिए निकले तो कोई उन्हें पहचान न सके, इसलिए दुर्गा भाभी की सलाह पर एक सुनियोजित रणनीति के तहत भगत सिंह उनके पति, दुर्गा भाभी उनकी पत्नी और राजगुरु नौकर बनकर वहां से निकल गए। इसके अलावा साल 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता भी दुर्गा भाभी ने ही की थी। बैठक में अंग्रेज पुलिस अधीक्षक J.A. स्कॉच को मारने का जिम्मा वे खुद लेना चाहती थी, पर संगठन ने उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी। तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली को मारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया, जिस पर गोली दुर्गा भाभी ने ही चलाई थी। इस केस में उनके विरुद्ध वारंट भी जारी हुआ और 2 साल से ज्यादा समय तक फरार रहने के बाद 12 सितंबर 1931 को दुर्गा भाभी लाहौर में गिरफ्तार हो गई। ये संयोग ही कहा जाएगा कि भगत सिंह और दुर्गा भाभी दोनों का जन्म 1907 में ही हुआ था। मर्दाना वेश धारण कर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लिया और बाल गंगाधर तिलक के गरम दल में शामिल होने पर गिरफ्तार कर जेल भी भेजी गई, जहां उन्होंने चक्की भी पीसी। यही नहीं, महिला मताधिकार को लेकर 1917 में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में वायसराय से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में भी दुर्गा भाभी शामिल हुई थी। इस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। वीरांगना उषा मेहता। महज 5 साल की छोटी सी उम्र में उषा मेहता की मुलाकात गांधी जी से हुई थी और इतनी सी उम्र में ही वे उनके विचारों से प्रभावित हो गई। 8 साल की उम्र में उन्होंने साइमन गोबैक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान जज रहे उनके पिता ने स्वतंत्रता की लड़ाई का हिस्सा बनने से उषा को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मानी। भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और इसके बाद पूरी तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए समर्पित हो गई। वीरांगना नेली सेनगुप्ता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पैच। नेली सेनगुप्ता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वो महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता की पत्नी थी। नेली सेनगुप्ता ने साल 1933 की कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। उन्हें 1940 और 1946 में निर्विरोध बंगाल असेंबली की सदस्य भी चुना गया था। नेली का जन्म सन 1886 में इंग्लैंड में हुआ था।
उन्होंने इंग्लैंड से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जब बंगाल के निवासी जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए तो यहीं पर साल 1909 में नेली से उनका विवाह हुआ। इसके बाद जब जतेंद्र जी अपनी शिक्षा पूर्ण करके भारत वापस लौटे तो नेली भी उनके साथ यहीं आ गई और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगी। साल 1921 के असहयोग आंदोलन में जब उनके पति जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता कूद पड़े तो नेली ने भी सारी सुख सुविधा छोड़ दी, जीवन त्याग कर अपना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का फैसला किया। असम बंगाल की रेल हड़ताल के सिलसिले में जब जितेंद्र मोहन गिरफ्तार हुए तो उसके बाद नेली ने पूरा मोर्चा संभाला। उन्होंने खद्दर बेचने पर लगा प्रतिबंध तोड़ा, जिस वजह से अंग्रेज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। नेली का सबसे साहसपूर्ण कार्य था साल 1933 की कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता करना। इस अधिवेशन के लिए निर्वाचित अध्यक्ष महामना मदन मोहन मालवीय पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस पर चुपचाप नेली को अध्यक्ष चुन लिया गया। पर ब्रिटिश सरकार अधिवेशन रोकने के लिए हर उपाय कर रही थी। इस पर लोगों ने बिना विचार किए स्प्लेंज नामक स्थान में अधिवेशन आयोजित किया और अध्यक्ष पद से नेली ने भाषण दिया। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि इतिहास में हर मौके पर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई बराबर का, या यूं कहा जाए पुरुषों से भी ज्यादा साहस का इन्होंने परिचय दिया, फिर भी उन्हें भुला दिया गया। लेकिन अब नहीं, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन सभी वीरांगनाओं को उचित सम्मान मिले, आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदानों के बारे में, उनके शौर्य के बारे में पता चल सके। यही असल मायनों में उनके लिए नमन होगा। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।